हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके बाय रेणु गुप्ता। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि साइंस से रिलेटेड है। साइंस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे और थ्योरी के साथ मिलेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जनरल साइंस किसी ना किसी तरह से पूछी ही जाती है। अगर हम टॉपिक वाइज उनको रिलेट करते हैं तो आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। तो आज जो हम अपना टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है डे ब्लड, और वो डे 1 यानी कि एक फर्स्ट डे से स्टार्ट करके हम उसको कितने दिनों में ख़त्म करते हैं देखते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम कहते हैं ब्लड। और आज आप सब लोग जानते हैं कि ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बॉडी के लिए बहुत सारे फंक्शंस को ब्लड गवर्न करता है। तो आइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड थ्योरी सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपका बेस क्लियर होता है। एमसीक्यू की तरह आप तुक्का नहीं लगाएंगे वहाँ पर। उसमें आप देखेंगे कि हम आपको क्या उसके बारे में नॉलेज है डीपली। इसलिए हम यहाँ पर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो वन लाइनर क्वेश्चंस ले रहे हैं। ब्लड से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस मैं यहाँ पर ले चुकी हूँ। इसके बाद हम ब्लड ग्रुपिंग लेंगे, फिर हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम और डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सारा कोर्स हम कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर आप कुछ और डिफरेंट चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए, बिना देर किए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड एक्चुअल में क्या कही जाती है? जैसे हम कहें कि सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं, तो इसी तरह से स्टडी ऑफ ब्लड जो होती है उसको हम हेमेटोलॉजी नाम देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। हीम जो वर्ड है वो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन से रिलेटेड होता है, जो कि ब्लड का एक पार्ट है। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हीमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ब्लड इज नोन एज। ब्लड को क्या कहा जाता है? एक्चुअल में ब्लड हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? वो हमारी बॉडी के अंदर पूरे बॉडी में सर्कुलेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन जैसे होता है ना सब्सटेंसेस का, एक जगह से दूसरी जगह हम डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स यूज करते हैं। यहाँ पर अगर हम कहें कि बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वन ऑर्गन से या वन सेल से लेके डिफरेंट ऑर्गन्स तक, या ऑर्गन से लेके डिफरेंट ईच सेल तक, जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का, वो ब्लड ही कंडक्ट करता है। और इसीलिए ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो ब्लड को क्या कहा जाता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट करता है हर सेल को, हर बॉडी के पार्ट को, हर ऑर्गन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। इसलिए इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड विदाउट सेल्स। देखिए, सेल्स जो ब्लड होता है इसके दो पार्ट होते हैं मेनली। अभी हम आगे देखने वाले हैं स्लाइड में। तो मेनली हम अगर हम कहें तो जैसा हम पढ़ चुके हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है तो फ्लूइड तो होगा ही होगा। तो जो फ्लूइड पार्ट होता है उसका, उसके साथ साथ उसमें क्या प्रेजेंट होती है? कुछ सॉलिड भी प्रेजेंट होते हैं। अब वो सॉलिड क्या हो सकते हैं? वो सेल्स होती हैं, या तो ब्लड सेल्स उनको हम कह सकते हैं, जिनको आप आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स कहते हैं। याद आया कुछ? तो ऐसी जो सेल्स होती हैं ब्लड सेल्स, या उनको हम ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं। ठीक है, रक्त कणिकाएं, हम उनको कहेंगे रक्त कणिकाएं। तो वो कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इस तरह के जो पार्ट हैं वो सॉलिड पार्ट होते हैं। और लिक्विड पार्ट या फ्लूइड पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा। इसीलिए उसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, क्योंकि वो सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी के अंदर। अब हम बात करें पीएच की, तो ह्यूमन ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.4 होती है। और 7.4 यानी कि 7 से ज़्यादा पीएच जो होती है वो एल्कलाइन मानी जाती है। तो स्लाइटली एल्कलाइन होता है ब्लड, 7 से ज़्यादा है इसलिए उसको स्लाइटली एल्कलाइन माना गया है। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है एंड पीएच जो होती है वो 7.4 होती है। किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लड जो है वो स्लाइटली एल्कलाइन क्यों होता है, तो उसमें आपको रीजन जो होगा वो क्या होगा? क्योंकि उसकी जो पीएच है वो 7.4 होती है, इसलिए स्लाइटली एल्कलाइन होता है। या नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड कैसा है? स्लाइटली एल्कलाइन है। या पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड कैसी है? 7.4 है। आई होप इट इज क्लियर। तो इस तरह से अगर हम इन क्वेश्चंस को एक साथ देखेंगे वन लाइनर की फॉर्म में, तो आई होप कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे अभी ब्लड के कंपोजिशन की। ये क्या है? ब्लड कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब कि ब्लड किस किस चीज से मिलके बना है, इसकी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिससे आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे कि प्लाज्मा क्या है और सेलुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं।
तो देखिए ब्लड के दो पार्ट हैं, एक पार्ट उसका होता है लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा का नाम दे रहे हैं, ये कैसा पार्ट है, लिक्विड पार्ट होता है इसका। दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है सेलुलर कंपोनेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें कुछ सॉलिड कंपोजिशन होता है उसका, जिसको हम सेल्स कहते हैं या कॉर्पसल्स कहते हैं। तो वो सेलुलर पार्ट्स जो होते हैं वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की फॉर्म में होते हैं। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लाज्मा या लिक्विड पार्ट ज़्यादा है। उसके अलावा जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो 40 से 45% के बीच में बिलोंग करते हैं। अगर प्लाज्मा की भी हम बात करें, उसके कंपोजिशन की हम बात करें, तो देखिए प्लाज्मा जो होता है वो स्लाइट येलोइश कलर होता है, लाइट येलो या आप कह सकते हैं स्ट्रॉ कलर का होता है वो बिल्कुल, ठीक है। लिक्विड पार्ट है लाइट येलोइश कलर का होता है, और जब वो लिक्विड पार्ट है तो उसके अंदर कितने परसेंट वाटर है ये भी इंपॉर्टेंट है कि उसके अंदर 91 से लेके 92% तक वाटर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो पार्ट होते हैं वो सॉलिड होते हैं, तो 9% या 8% पार्ट हम कह सकते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब सॉलिड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यहीं पर हम देख लेते हैं इसको। तो देखिए जो सॉलिड प्रेजेंट है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के रूप में हो सकते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स या मिनरल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड आयंस, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट जो होते हैं, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो आपकी बॉडी की को बनाने में हेल्प करते हैं या बॉडी के लिए बहुत बहुत नेसेसरी होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की, तो उसमें देखिए 6 से 8% प्रोटीन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी ब्लड के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है 6 से 8% होती है, और इसमें डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। और वो प्रोटीन्स के नाम अगर हम देखें तो देखिए 3 तरह की प्रोटीन यहाँ पर मिलती है ब्लड के अंदर, और वो होती है एल्बुमिन। क्या होती है, एल्ब्यूमिन। दूसरे अगर हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रोटीन, तो वो कहलाती है ग्लोब्यूलिन। और थर्ड टाइप की जो प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तीनों ही अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फाइब्रिनोजन क्योंकि इन सब के पार्ट जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं एक दूसरे से, और सभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन की। तो एल्ब्यूमिन जो होता है वो आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है, आयन बैलेंस जो होता है उसको हम कह सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन करता है। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। ग्लोबुलिन की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। डिफेंस का मतलब सुरक्षा, तो डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। और अगर हम फाइब्रिनोजन की बात करते हैं तो ये तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगर फाइब्रिनोजन एब्सेंट होगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो अगर फाइब्रिनोजन प्रेजेंट है ब्लड की क्लॉटिंग में ये हेल्प कर रहा है। और उसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि चलिए आगे हम देखने वाले हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं एक्चुअल में वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अगर ये प्रोटीन प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है, उसका भी रीजन होता है क्योंकि हमारे ब्लड में कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, और डिफरेंट टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो काम करते हैं किसका, एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं। एंटीकोगुलेंट, उसमें एक नाम होता है हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है वो एंटीकोगुलेंट का काम करता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब ब्लड को जब तक वो हमारी बॉडी के अंदर बह रहा है तब तक उसको क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है हिपेरिन। ये आगे हम देखेंगे कि जो प्लेटलेट्स हैं वो किस तरह से हेल्प करती हैं क्लॉटिंग में, और फिर हिपेरिन का क्या काम होता है। या हम सीधे सीधे कहें कि हिपेरिन की प्रेजेंस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड हमेशा फ्लो होता रहता है, वो क्लॉट नहीं होता है, वो जमता नहीं है। लेकिन जैसे ही आपकी बॉडी में कहीं कट लगता है, वुंड कहीं पर होता है, घाव कहीं पर होता है, तो वहां से जब ब्लड बाहर निकलता है तो उसमें ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है उसके साथ कुछ और फैक्टर्स काम करते हैं और वहां पर एक क्लॉट बन जाता है। तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग है उसमें हेल्प करती हैं प्लेटलेट्स। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं।
ये इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम सीधे सीधे बात करें कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है क्लॉटिंग फैक्टर होते हुए भी जमता नहीं है, वो फ्लो करता रहता है ऑल टाइम, तो वो है हेपेरिन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे, ये तो बात की हमने सारी की सारी प्लाज्मा से रिलेटेड, ठीक है, ये तो बात हो गई प्लाज्मा से रिलेटेड, जहां पर हमने प्रोटीन्स के बारे में जाना, हमने ये जाना कि उसका परसेंटेज क्या होता है, हमने ये जाना कि उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स की। तो सेलुलर कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, वो हमने यहाँ पर देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 45% प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। अगर हम उनके टाइप्स की बात करें या ये जो सेल्स हैं इनकी बात करें, तो रेड ब्लड सेल्स जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, ये इसका सेलुलर कंपोनेंट होता है। ये इस तरह की जो ब्लड सेल्स होती हैं वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन है वो हम लेने वाले हैं यहाँ पर प्रोटीन से रिलेटेड, कि ब्लड की जो प्लाज्मा है उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उनका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बात करें यहाँ पर, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म यानी वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। एल्ब्यूमिन की अगर हम बात करते हैं तो एल्ब्यूमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में। और ऑस्मोटिक बैलेंस क्या है? आयंस का जो बैलेंस है आपकी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करता है। उसके साथ जो प्रेशर डिफरेंस उसको भी मेंटेन करता है, उसको हम ऑस्मोटिक बैलेंस कहते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होता है वो हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के लिए। और ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो प्लेटलेट्स की बात करते हैं, तो ये जो एक प्रोटीन है ये प्लेटलेट्स की प्रेजेंस में क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं यहाँ से फॉर्म होते हैं और फिर वो एक क्लॉट बना लेते हैं, और इस तरह से ब्लड का जो बहना है वो रुक जाता है आपकी बॉडी में अगर कहीं कट लग जाता है। तो ये हेल्प करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, जम जाना। जब आपको चोट लगती है तब क्या होता है, उस जगह से जो ब्लड बाहर निकल रहा है या जो बह रहा है फ्लो ऑफ ब्लड, उसको कुछ समय के बाद आप देखते हो प्लग जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से कट हो गया कहीं, तो यहाँ पर आप देखते हो कुछ समय के बाद ऐसे एक प्लग जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, और उस प्लग के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक नेटवर्क बना लेते हैं। उस नेटवर्क में ब्लड सेल्स फंस जाती हैं और इस तरह से वो बाहर नहीं निकल पाती हैं, वहां पर एक क्लॉट बन जाता है। इसी को कहते हैं हम क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि हमारा जो ब्लड होता है वो आप देखते हो कैसा होता है, रेड। ह्यूमन का जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है। ये जो रेड कलर है ये किस वजह से होता है आपकी बॉडी के अंदर? अगर आप कहीं पर पढ़े हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनका ब्लड कलरलेस होता है। अगर आप कहें कि नहीं, जब हम मच्छर को, मॉस्किटो को मारते हैं तो उसके अंदर से जो ब्लड निकलता है वो रेड होता है, नहीं, वो जो रेड वहां से सब्सटेंस निकलता है वो एक्चुअल में आपका खून चूसता है। वो जो जब आप उसको मारते हैं तो वो उस फॉर्म में उसकी गट से बाहर निकला हुआ ब्लड है जो कि आपका ही ब्लड है, इसलिए वो रेड होता है। अगर हम बात करें सीधे सीधे इंसेक्ट्स के बारे में, तो इंसेक्ट्स का ब्लड वाइट या कलरलेस होता है। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। अब ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट एक्चुअल में क्या होता है? रेड कलर जो प्रेजेंट है, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एक लाल कलर का, रेड कलर का पिगमेंट होता है, एक रंजक होता है, डाई होती है एक तरह की, और वो कहलाती है हीमोग्लोबिन। इसलिए हमारा जो ब्लड है वो रेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। एंड समथिंग इंटरेस्टिंग हेयर, अगर हम यहाँ पर बात करें एक और इंटरेस्टिंग चीज की, तो वो ये है कि ऑक्टोपस जो है उसका ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो ब्लू कलर का होता है, और वो होता है, जैसे हम यहाँ पर हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं ना, ऐसे एक और पिगमेंट है जिसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं। उसकी वजह से ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो कैसा होता है? ब्लू होता है। और हीमोसाइनिन में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट ये कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है हमारी ब्लड सेल्स में या आरबीसीज में, वो आयरन पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आयरन पिगमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और वो जो आयरन है वो Fe+2 की फॉर्म में होता है।
Fe+2 की फॉर्म में होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें कि हीमोग्लोबिन अगर प्रेजेंट है, ब्लड का कलर अगर रेड है, तो फिर हीमोग्लोबिन का रोल क्या होता है, क्या हेल्प करता है हीमोग्लोबिन। तो देखिए, हीमोग्लोबिन एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो कि हमारे ब्लड के कलर को तो रेड करता ही है, लेकिन एक्चुअल में उसका जो मेन फंक्शन होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी गैसेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी गैसेज नॉट ओनली ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैरी नहीं करता है, ये CO2 को भी कैरी करता है। यानी कि ऑक्सीजन को आपकी लंग्स से लेके ऑल बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम, हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसको हम हीमोग्लोबिन कह रहे हैं। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाता है, ईच सेल तक पहुंचाने का काम करता है हीमोग्लोबिन। एंड अगर हम कहें कि ईच सेल में जब भी रेस्पिरेशन होगा, हर सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर कहा रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम मैंने शो किया है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं रेड ब्लड सेल्स के ऊपर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और वो ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। क्या बनाता है वो ऑक्सीजन के साथ, वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, उसके साथ कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, और इस फॉर्म में वो हर सेल के अंदर पहुंचता है। वहां पर जाकर ऑक्सीजन वहां से रिलीज हो जाती है और उसके बाद वो ऑक्सीजन वहां पर यूटिलाइज कर ली जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी वो एक सब्सटेंस फॉर्म करता है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ऑल्दो वो पूरी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के थ्रू बाहर निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक सिस्टम है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन रेस्पिरेटरी गैसेज। अब रेस्पिरेटरी गैसेज कौन सी हो गई, वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी पर्सन में ये देखें कि अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना होता है, तो किसी भी एडल्ट हेल्दी पर्सन के अंदर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन 12 से 16 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड होता है। 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड एडल्ट के अंदर, ये इसका एक एवरेज वैल्यू है, और ये +-2 हो सकता है। ठीक है, +-2 का मतलब क्या होता है कि ये जैसे 12 से 14 हो सकता है या 16 से 14 हो सकता है, तो ये नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है, और थोड़ा सा गर्ल्स में कम होता है। और अगर हम बात करें बॉयज़ की या मेल्स की, मेल पर्सन के अंदर ये 16 ग्राम तक हो सकता है, 16 ग्राम ऑफ पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये एक हेल्दी पर्सन के अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट है। मोस्टली आपने देखा होगा जो पर्सन, जो बच्चे या पर्सन एनेमिक होते हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया जाता है, और वो इसकी जो ये परसेंटेज होती है या ये जो अमाउंट होता है, इससे फाइंड आउट किया जाता है कि उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है या उनके अंदर हीमोग्लोबिन कम है, और उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज कॉज हो जाती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि उससे ब्रीथलेसनेस हो सकती है। रीज़न होता है कि वो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पा रहा है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर, तो उससे क्या होता है, तो देखिए उससे एक डिजीज़ होती है, और वो बहुत कॉमन है इंडिया में, इसको कहा जाता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या है कि ऐसे पर्सन जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है और उनको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, तो ऐसे पर्सन को एनीमिया कहा जाता है, एनीमिक कहा जाता है, और इस डिजीज का नाम है एनीमिया। अब हम बात करने वाले हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी कि RBC, शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो RBC कहते हैं। RBC का एक और नेम होता है जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। RBC का सेकंड नेम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट।
अभी देखिए इनकी शेप और स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम, तो डिस्क शेप्ड होती है, यानी कि देखिए आप सर्कुलर है ये, उसके साथ छोटी स्मॉल होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, सरफेस उसकी स्मूथ होती है। फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करती हैं। ठीक है, डिस्क शेप्ड है, स्मॉल है, फ्लेक्सिबल है, स्मूथ है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं इन मैमल्स। मैमल्स की आरबीसी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। मैमल्स का मतलब स्तनधारी जो होते हैं, पढ़ चुके होंगे आप। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, यानी कि जो आरबीसीज होती हैं मैमल्स की आरबीसीज नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर हम इनके लाइफ साइकिल की बात करते हैं, 120 डेज इनका लाइफ साइकिल होता है, यानी कि 120 दिन जिंदा रहती हैं। इनका जब डेथ हो जाती है तो इनका ग्रेवयार्ड यानी इनका कब्रिस्तान जो होता है वो होता है स्प्लिन, डंप हो जाती हैं वहां जाकर। ठीक है, देखिए सेल अगर डेड होगी और ब्लड में ही रहेगी तो वो क्या होगा, ब्लड जो होगा आपका गंदा हो जाएगा, उसको क्लीन करना जरूरी है। तो उनका ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लिन है। इसके साथ साथ इनका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है रेड बोन मैरो में। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं मैमल्स की आरबीसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ साथ ये हम कहें कि ग्रेवयार्ड किसको कहा गया या कब्रिस्तान कौन सा होता है आरबीसीज के लिए, तो उसका नाम होता है स्प्लिन। इसके साथ साथ जो उनका एवरेज लाइफ स्पान होता है वो होता है 120 डेज। ठीक है, फॉर्मेशन इनका होता है रेड बोन मैरो। क्लियर। एंड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, इरिथ्रोपोइसिस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं शेप ऑफ आरबीसी ऑफ मैमल्स। तो आरबीसी ऑफ मैमल्स की शेप, जनरल कॉमन शेप की अगर हम बात करें तो कहा था हमने सर्कुलर होती हैं वो। और आरबीसी ऑफ मैमल्स की बात करें बाई कॉनकेव, कॉनकेव का मतलब होता है इस तरह से, दोनों साइड में इस तरह से होती है। ठीक है, एक गड्ढा होता है उनके बीच में, यहाँ देखें आप, ये ग्रूव नजर आ रहा है ना, तो इधर भी है और इसके बैक साइड में भी है। तो ये जो ग्रूव है इसकी वजह से क्या होती है, बाई कॉनकेव होती हैं एंड सर्कुलर होती हैं। तो देखिए ये जो आउटर इनकी ये है, ये सर्कुलर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कुलर है, साथ में नॉन न्यूक्लिएटेड है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 पॉइंट यहाँ पर एक साथ हम डिस्कस किए कि शेप ऑफ आरबीसी बाई कॉनकेव सर्कुलर होती हैं, साथ में नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं। क्लियर। आई होप ये आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अभी आपने कुछ एक और टर्म सुनी होगी कभी कभी, व्हाट इज सीरम। सीरम क्या होता है, तो देखिए हम जब बात करते हैं ब्लड की तो हम कहते हैं कि प्लाज्मा जो होता है उसके साथ साथ ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो अगर उस प्लाज्मा में से हम एक प्रोटीन हटा दें जिसको हम कहते हैं फाइब्रिनोजन, जो कि क्लॉटिंग फैक्टर है ब्लड का, उसको अगर हम हटा देते हैं तो फिर वो जो प्लाज्मा है, ब्लड का प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, उसी को हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सीरम, सीरम इज प्लाज्मा जो कि क्लॉटिंग फैक्टर के बिना होता है, क्लॉटिंग फैक्टर के रहित होता है, उसको हम सीरम कहते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा होता है, फाइब्रिनोजन, इसलिए प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज सीरम। आई होप क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें आरबीसीज का दूसरा नाम क्या है, हम डिस्कस कर चुके हैं, इरिथ्रोसाइट उसको कहा जाता है। लाइफ स्पान की बात करते हैं तो 120 डेज लाइफ स्पान होता है आरबीसीज का। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ आरबीसीज कितने होते हैं किसी भी एडल्ट हेल्दी पर्सन के अंदर, तो आरबीसीज का नंबर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आरबीसीज का नंबर है 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5.5 मिलियन
पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक एमएल, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको अगर हम ऐसे लिखें तो हम कह सकते हैं 5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ये एक हेल्दी पर्सन के अंदर आरबीसी का काउंट है, नंबर है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि आरबीसीज का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, और ये जो इरिथ्रोपोइसिस है ये एक हार्मोन की वजह से होता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन विच कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, यानी कि आरबीसी के प्रोडक्शन को कौन हैंडल करता है, तो वो एक हार्मोन होता है जो कि किडनी के द्वारा रिलीज किया जाता है, और उस हार्मोन का नाम होता है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइसिस से ही इरिथ्रोपोइटिन आप याद रख सकते हैं। तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय किडनी। जब भी आपकी बॉडी में आरबीसीज की कमी होगी, किडनी इस हार्मोन को रिलीज करेगी, इरिथ्रोपोइटिन को, और उसके साथ ही वो रेड बोन मैरो को क्या कर देगी, स्टिमुलेट कर देगी कि आरबीसीज का फॉर्मेशन करना है। इस तरह से ये एक फंक्शन यहाँ पर गवर्न होगा और आरबीसीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन। रेड ब्लड सेल्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं, तो वो फॉर्म होते हैं रेड बोन मैरो में। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज हम बात कर चुके हैं, स्प्लीन होती है जिसको हम ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज या ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, स्प्लीन कही जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर आरबीसीज का काउंट या नंबर इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया, तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज पॉलीसाइथेमिया, तो आंसर होगा इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। आरबीसी का नंबर जब इंक्रीज हो जाता है तो उसको पॉलीसाइथेमिया कहा जाता है। या फिर आपसे पूछ लिया जाए इंक्रीज इन आरबीसी काउंट को हम क्या कहते हैं, तो पॉलीसाइथेमिया उसको कहा जाता है। लैक ऑफ आरबीसीज जैसे कि इंक्रीज इन नंबर, तो अगर हम डिक्रीज की बात करें तो अगर आरबीसीज का नंबर कम हो जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। इरिथ्रोसाइटोपिनिया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, तो आप इनको बात करने वाले हैं यहाँ पर व्हाइट ब्लड सेल्स की, जिनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं WBC शॉर्ट फॉर्म में। जैसे आरबीसी कहा जाता है इसी तरह से WBC कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स को। दूसरा जो नाम है इनका वो हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स मीन्स WBC अगर आता है कहीं पर तो आप कंफ्यूज ना हो। और इसके अलावा अगर हम इनकी शेप की बात करते हैं तो आरबीसीज का जो शेप होता है, वो WBCs का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है। उसके साथ साथ ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। यहाँ पर देखिए डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा। अगर हम आरबीसीज की बात कर रहे थे कलर इज रेड, WBC कलरलेस। अगर हम आरबीसीज की शेप की बात करते हैं तो उनकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। आरबीसीज की जो शेप होती है वो कैसी होती है, सर्कुलर होती है और साथ में नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की तो उनकी शेप इरेगुलर है और न्यूक्लिएटेड होती हैं ये, ठीक है। न्यूक्लियस देखिए सबके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है। शेप डिफरेंट हो सकती है न्यूक्लियस की, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करें यहाँ पर कि जो WBC हैं वो 5 डिफरेंट टाइप की WBCs होती हैं बॉडी के अंदर, और उनको हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। एक होता है ग्रेन्यूलोसाइट्स जिनके अंदर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, और इसकी बेस पर इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलो, यानी कि जिनके अंदर ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं। डॉटेड स्ट्रक्चर जहां प्रेजेंट नहीं है वो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। न्यूट्रोफिल की अगर हम बात करते हैं तो उनका जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा होता है और वो हेल्प करते हैं फेगोसाइटोसिस। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला 60-70% न्यूट्रोफिल्स हैं। इओसिनोफिल 2 से 4% होते हैं, वो इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। बेसोफिल्स की बात करते हैं तो 0.5 से 1% ही प्रेजेंट होते हैं और वो इन्फ्लामेटरी या एलर्जिक रिएक्शंस को में हेल्प करते हैं। लिम्फोसाइट्स 20 से 25% हैं। ये एग्रेनुलोसाइट के टाइप है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। सबसे बड़ी जो सेल्स होती हैं वो मोनोसाइट्स होती हैं और ये जो इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने में हेल्प करती हैं। साथ में अगर हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती हैं। उनके अंदर जो डिफरेंट सेल्स होती हैं
बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट कहलाती हैं, और वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। आई होप क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो देखिए वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स। मोस्ट अबंडेंट सेल्स, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स वो होती हैं न्यूट्रोफिल्स। सबसे कम पाए जाने वाली व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं बेसोफिल्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो ये तो हो गई हमारी डिस्कशन रिलेटेड टू उनकी परसेंटेज और उसके शेप के बारे में। अगर हम यहाँ पर बात करें कि व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट, जैसा अभी हम पढ़ चुके हैं। शेप ऑफ डब्ल्यूबीसी इरेगुलर या अमीबॉइड होती है। इसके साथ अगर हम बात करें नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कितना है, तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है 6000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। 6 से 8000 पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। वहां पर हमने देखिए बात की थी, अगर हम आरबीसी के नंबर को यहाँ पर करना चाहें तो हम करेंगे कि आरबीसी जो होती हैं वो 5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, इतना इनका नंबर होता है आरबीसी का। लेकिन डब्ल्यूबीसी की हम बात कर रहे हैं तो 5 से 6000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम होती है। डब्ल्यूबीसी जो कि सबसे कम नंबर में पाई जाती हैं, सबसे कम संख्या जिनकी होती है वो होती है बेसोफिल्स। सिर्फ 0.5 से 1% ही मिलती हैं। हम बात करें विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कौन सी डब्ल्यूबीसी रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो वो होती हैं लिम्फोसाइट्स, जो कि बीटा लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी का नाम क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट डब्ल्यूबीसी, यानी सबसे ज्यादा नंबर में जो प्रेजेंट होती हैं वो कहलाती है न्यूट्रोफिल्स, जो कि 60 से 65% या 60 से 70% के बीच में होती हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन सी ऐसी डब्ल्यूबीसीज हैं जो फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है कि जो भी जर्म्स या पैथोजेंस आपकी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, फॉरेन मटेरियल्स, उनको वो मार देती हैं और खा जाती हैं या किल कर देती हैं, तो वो कहलाती हैं फैगोसाइटिक नेचर, और वो होती हैं न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर ये शेप अगर इनकी देखें, साथ में इनका स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे मोनोसाइट जो है वो सबसे लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शंस से रिलेटेड कौन सी डब्ल्यूबीसी होती हैं, वो होती हैं इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स जो होती हैं वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस से रिलेटेड होती हैं। और अगर ये क्वेश्चन इस रूप में पूछा जाता है कि बेसोफिल्स क्या सिक्रीट करती हैं, तो बेसोफिल एक्चुअल में हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन नाम के जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनको सिक्रीट करने में हेल्प करती हैं। तो ये क्वेश्चन दोनों तरह से ही पूछा जा सकता है कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में कौन सी सेल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो वो नाम होता है बेसोफिल्स। या अगर पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन, तब उसका आंसर होगा बेसोफिल। नेक्स्ट अब देखिए नंबर हम पढ़ चुके हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अलग अलग होता है। अगर उनका रेशियो फाइंड किया जाता है तो कभी कभी ये रेशियो पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो 600:1 होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर डिक्रीज हो जाता है तो कौन सी डिजीज होती है, वो कहलाती है ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया, क्लियर। जैसा कि नाम से ही आ रहा है ना, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, ल्यूको आ गया, एंड डिक्रीज इन नंबर यानी कि नंबर उनका काउंट में कम हो रहा है, तो उसको हम ल्यूकोपीनिया कह रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर। लैक ऑफ आरपीसीज को हमने क्या कहा था, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स, जो कि हमारी अगली ब्लड सेल्स हैं। प्लेटलेट्स देखिए स्मॉल कलरलेस फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं सेल्स के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कहीं कट लग जाता है या चोट लग जाती है आपको, आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कट जाती हैं, तो प्लेटलेट्स उस जगह पर पहुंचते हैं, वहां पर एक प्लग जैसा
स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और उसको हम कहते हैं क्लॉट। जैसी चोट लगी, ब्लड बाहर आया, ये जो प्लेटलेट्स हैं वो रश करेंगे टुवर्ड्स द इंजर्ड प्लेस, और वहां पर जाकर जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फाइब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड के अंदर, वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर बना लेते हैं यहाँ पर, फाइब्रिन प्रोटीन जो होती है, और उसके बीच में ये जो ब्लड सेल्स होती हैं वो फंस जाती हैं और एक क्लॉट बन जाता है। इस तरह से ब्लड वहां पर स्टॉप हो जाता है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। आइए प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कुछ उसकी क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो नोन एज, रिकॉल अगेन, आरबीसीज को हम कह रहे हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम कह रहे हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को हम कह रहे हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर? थ्रोम्बोसाइट्स। रोल ऑफ प्लेटलेट्स, क्या फंक्शन है? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर कितना होता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,50,000 से लेके 3,50,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये नंबर है प्लेटलेट्स का। एंड ये नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ऐसी डिजीज होती हैं, अगर प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है। तो डेंगू का नाम आपसे सुना होगा। डेंगू एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें बहुत तेजी से प्लेटलेट्स का नंबर कम होने लगता है। होता तो मच्छर के काटने से ही है, लेकिन उसके बाद प्लेटलेट्स नंबर कम हो जाता है, और कभी कभी इतना कम हो जाता है कि प्लेटलेट्स उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज करने पड़ते हैं। तो इन प्लेटलेट्स का जो नंबर है नॉर्मल या हेल्दी एडल्ट के अंदर 1,50,000 से 3,50,000 पर क्यूबिक mm। अभी हम ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे थे, प्लेटलेट्स उसमें हेल्प करते हैं। तो कौन से ऐसे आयंस होते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं? मैंने आपको कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, उतना डिटेल में आपको नहीं जाना है। प्रोटीन कौन सी हेल्प करती है? फाइब्रिनोजन प्रोटीन, जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है, वो उसमें हेल्प करती है ब्लड क्लॉटिंग में। साथ में कुछ आयंस होते हैं जो कि उसको एक्टिवेट करते हैं एट द टाइम ऑफ इंजरी, इंजरी के टाइम पर वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और जो कि आपके जो ब्लड है उसके अंदर इनएक्टिवेट कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक्टिव नहीं होते हैं। प्रेजेंट तो हर टाइम होते हैं, लेकिन जैसे ही कट लगता है वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कौन से आयंस हैं? वो आयंस होते हैं कैल्शियम आयंस, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें ल्यूकेमिया, एक बहुत कॉमन डिजीज जो कि ब्लड कैंसर भी कहलाती है। उसमें क्या होता है एक्चुअल में? अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकेमिया भी होता है, या अगर हम कहें ल्यूकेमिया क्या है, तो है ब्लड कैंसर जिसमें डब्ल्यूबीसी का काउंट बहुत इंक्रीज हो जाता है, नंबर उनका इंक्रीज हो जाता है। नॉर्मल जो ब्लड है उसके अंदर जितनी डब्ल्यूबीसी है उससे ज्यादा हो जाता है, और वो ब्लड कैंसर का कारण बनता है। अब नेक्स्ट बात करें हम, व्हाट इज इरिथ्रोपोइसिस? इरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? तो देखिए, इरिथ्रोपोइसिस है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, जो प्रोसेस है आरबीसी के फॉर्मेशन का, उस प्रोसेस को इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है। इरिथ्रो से आप याद रख सकते हैं, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट होता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी क्या है, तो वो कहलाता है इरिथ्रोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वेयर डू ओल्ड एंड पेरिशेबल ब्लड सेल्स गेट डेस्ट्रॉयड? पुरानी और जो भी रिप्लेस करने वाली ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होती हैं? तो ग्रेवयार्ड कहा जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले ले चुके हैं, लेकिन उसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। तो अगर हम स्प्लीन की बात करते हैं तो स्प्लीन में वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। व्हाट इज हेमेटोपोइसिस? इरिथ्रोपोइसिस हमने पढ़ लिया। हेमेटोपोइसिस क्या है? हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स अलग अलग तरह की, 3 तरह की ब्लड सेल्स हमने पढ़ी हैं, उन तीनों का फॉर्मेशन वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हेमेटोपोइसिस। कहां पर होता है? रेड बोन मैरो में ही होता है, लेकिन तीनों के फॉर्मेशन को हम हेमेटोपोइसिस कहते हैं। और हम अगर आरबीसीज के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसको इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में कमेंट भी करिए। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आएगा, तो वेट एंड वॉच।